हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। आज मैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूं। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से बात करूंगा और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि परीक्षोपयोगी क्वेश्चंस सिद्ध होंगे। ये वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा जहां पर भी आपका इंग्लिश लिटरेचर पोर्शन पूछा जाता है, जहां से भी विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के लिए। और ये रामबाण वीडियो होने वाला है। पूरी बायोग्राफी इसी वीडियो के अंतर्गत आज मैं क्लियर करवाने वाला हूं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बर्थ की। भैया बर्थ कब हुआ? तो विलियम शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ है? 23 अप्रैल 1564 में। कब हुआ है? 23 अप्रैल 1564 में हुआ। कहां पे हुआ? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ है। कहां पे हुआ है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये जो अपान है, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आपको दे दिया जाता है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही हुआ करेगा। और ये जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है, ये नाम कैसे पड़ा? ये एक जगह का नाम है, तो ये भैया एक रिवर्स नेम है। ये एक नदी का नाम था इन द काउंटी ऑफ वार्विकशायर। वार्विकशायर में ये एक नदी का नाम था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। और इन्हीं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में 23 अप्रैल 1564 में, मतलब 23 अप्रैल 1564 विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न। विलियम शेक्सपियर साहब पैदा हुए थे। देखिए ये प्रश्न आपको जो है कहां कहां देखने को मिला है? तो टीजीटी 2005 में पूछा गया है और टीजीटी 2010 में भी ये प्रश्न आया हुआ है और पीजीटी 2009 में भी इसको पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम यहां पे देखते हैं, he was baptized as Holy Trinity Church, Stratford on 26 April 1564. Stratford is a village in Warwickshire surrounded by forest of Arden. तो स्ट्रैटफोर्ड एक गांव है जो कि वॉरविकशायर में है और ये आर्डेन के जंगलों से घिरा हुआ है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कि इनके पेरेंट्स का क्या नाम था, क्या करते थे, सारी चीजें। तो इनके जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, ही वॉज द थर्ड सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। मतलब इनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था और ये जितने भी बच्चे उनके हुए उनमें से तीसरे नंबर के पुत्र थे। कौन पुत्र थे? तीसरे नंबर के विलियम शेक्सपियर पुत्र थे। एन एल्डर मैन एंड अ सक्सेसफुल ग्लोवर ओरिजिनली फ्रॉम स्निटर फील्ड। वो एक एल्डर मैन थे, एक वयोवृद्ध थे और एक सफल ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है, पहले के समय में ग्लव्स बनाए जाते थे और वो भी वो चमड़े के होते थे, लेदर के होते थे। तो यही व्यवसाय, यही व्यापार करते थे इनके पिताजी जॉन शेक्सपियर। तो जॉन शेक्सपियर एक वयोवृद्ध सफल ग्लोवर बनाने वाले थे और ओरिजिनली फ्रॉम स्निटर फील्ड। स्निटर फील्ड एक जगह का नाम है, स्निटर फील्ड से वो संबंधित थे। एंड मैरी अर्डेन, इनके मैरी अर्डेन की माता का नाम है। तो मैरी अर्डेन द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर। देखिए यहाँ पे एफ्लुएंट का मतलब होता है प्रॉस्परस, लैंड ओनिंग फार्मर थी, मतलब बहुत ज्यादा एक समृद्ध परिवार से इनकी माताजी थी और इनकी माताजी का नाम क्या था? मैरी अर्डेन नाम था। तो ध्यान रहेगा, जॉन जो विलियम शेक्सपियर हैं, इनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर थे और जो कि एक ग्लव्स बनाने का काम करते थे, ग्लोवर थे। और इनकी जो माताजी थी जिनका नाम क्या था? मैरी अर्डेन, वो एक एफ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर थी, मतलब एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध परिवार से बिलोंग करती थी। आगे हम बात करने वाले हैं इनके एजुकेशन पे। तो एजुकेशन इन्होंने विलियम शेक्सपियर साहब ने कैसे प्राप्त किया? एट द एज ऑफ 7, मात्र 7 वर्ष की एज में he was sent to the grammar school at स्ट्रैटफोर्ड। इनको स्ट्रैटफोर्ड भेजा गया जब ये महज 7 वर्ष के थे और स्ट्रैटफोर्ड के एक स्कूल में भेजा गया। वेयर ही पिक्ड अप, जहां इन्होंने सीखा स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये भी प्रश्न आ जाता है कि स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो भैया विलियम शेक्सपियर के लिए। किस एज में प्राप्त किया? 7 वर्ष की एज में इनको ग्रामर स्कूल में भेजा गया।
कहां पे ये जो लैटिन और ग्रीक इन्होंने सीखा, स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक सीखा, वो किस स्कूल में सीखा? तो ग्रामर स्कूल में सीखा। ये एक विद्यालय का नाम है, स्कूल का नाम है। तो आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये प्रश्न आपको टीजीटी 2009 में देखने को मिला था। ये प्रश्न आया था कि स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक विलियम शेक्सपियर ने कहां सीखा था? तो कहां सीखा था? इसको इन्होंने सीखा है ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं इनके स्पाउस एंड चिल्ड्रन, इनकी पत्नी और इनके बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तो यहां पे एट द एज ऑफ 18, 18 वर्ष की एज, 1564 में पैदा हुए थे और 1582 में 1582 में इनकी एज कितनी वर्ष रही होगी? 18 इयर्स ओल्ड थे। कौन? विलियम शेक्सपियर साहब 18 इयर्स ओल्ड थे। और एट द एज ऑफ 18, 18 वर्ष की उम्र में, मतलब 1582 में इन्होंने शादी कर लिया, मैरिड 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे। मतलब भाई साहब की एज 18 वर्ष और जिससे शादी कर रहे हैं उसकी एज 26 साल थी। मतलब हम कह सकते हैं इनकी पत्नी 8 साल इनसे बड़ी थी। विद whom he had 3 children, 3 बच्चे भी हुए। बिल्कुल इनकी पत्नी जो थी, जिसका नाम एन हैथवे यहां बताया गया है, तो इन्होंने 3 बच्चों को जन्मा। एन हैथवे से 3 बच्चे जन्मे। पहला नाम था सुसैना। और सबसे खास बात यह है कि शादी के महज 6 महीने के बाद, ध्यान से सुनिए, शादी के महज 6 महीने के बाद एन हैथवे ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम सुसैना रखा गया। अरे भाई साहब थोड़ा सा लोचा लफड़ा है, समझ में आ रहा है ना लोचा लफड़ा? अरे 9 महीने में बच्चे होते हैं। यहां पे भाई साहब क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मैरिज सुसैना का जन्म हुआ। तो कह सकते हैं कि जब ये 18 वर्ष के थे उससे पहले एन हैथवे के साथ शायद ये रिलेशनशिप में रहे होंगे। आगे देखते हैं। और एंड ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ, इनके 2 जुड़वा बच्चे भी हुए। एक का नाम था हेमनेट, एक का नाम था जूडिथ। तो ये दोनों बच्चे जुड़वा पैदा हुए। पहली बच्ची पैदा हुई सुसैना, जो कि शादी के महज 6 महीने के बाद पैदा हुई, लेकिन उसके बाद 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा हुए जिनका नाम रखा गया हेमनेट एंड जूडिथ। तो हेमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11। 11 वर्ष की एज में ही जो हेमनेट था वो अननोन कॉज, कारण नहीं पता कि क्यों मरा, लेकिन 11 वर्ष की एज में जो इनका बच्चा, जो जुड़वा बच्चा जो थे जूडिथ और हेमनेट, उसमें से हेमनेट वो एक्सपायर हो गया, मर गया। सुसैना वॉज मैरिड टू ए जॉन हॉल। जॉन हॉल ये पतिदेव का नाम है। किसके पतिदेव का नाम है? सुसैना का। सुसैना कौन है? वही बच्ची जो 6 महीने के बाद जन्मी थी, विलियम शेक्सपियर की बड़ी बिटिया है ये। तो सुसैना की शादी किससे हुई? जॉन हॉल के साथ हुई। और वो जॉन हॉल साहब करते क्या थे? जॉन हॉल एक फिजिशियन थे। क्या थे? जॉन हॉल एक फिजिशियन थे। इन 1607, मतलब 1607 में एक फिजिशियन जॉन हॉल के साथ विलियम शेक्सपियर ने शादी कर दी अपनी बड़ी बिटिया सुसैना की। एंड और जूडिथ, देखिए हेमलेट तो मर ही चुका है, अब बचा जूडिथ। तो जूडिथ जो है उसकी शादी हो गई थॉमस क्वेने के साथ। ये विंटर एक शराब व्यापारी था। विंटर माने शराब व्यापारी था। 2 months बिफोर शेक्सपियर्स डेथ, मतलब शेक्सपियर के मृत्यु से 2 महीने पहले जो जूडिथ थी उसकी भी शादी हो जाती है। किससे होती है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, थॉमस क्वेने के साथ होती है। कब होती है? तो हम जानते हैं क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो डेथ हुई है वो 1616 में हुई है और उससे ठीक 2 महीने पहले, ठीक 2 महीने पहले, तो हम कह सकते हैं कि जो जूडिथ थी, जूडिथ की जो शादी हुई है वो 1616 में हुई होगी और फरवरी के आसपास में हुई होगी। अब बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर के डेथ से संबंधित कुछ। यहां पे देखिए बताया गया है कि ही डाइड एट 23 अप्रैल 1616। अभी आपको याद होगा जब मैंने इनका बॉन्ड बताया था तब भी बताया था 23 अप्रैल 1660, वहां बताया था 23 अप्रैल 1564 और यहां पे मैं बता रहा हूं 23 अप्रैल 1616। मतलब यहां पर यह है कि 23 अप्रैल ही इनका बॉन्ड का था और डेथ डेट भी इनकी 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल ही वो डेट थी जब ये जन्मे थे और मृत्यु का भी जो दिनांक है, जो तारीख है, जो दिन है, वो 23 अप्रैल ही दोस्तों थी। एट द एज ऑफ 52, 52 वर्ष ये जिए। 1564 से और 1616 तक इनका जो है कार्यकाल रहा और इसमें जो है 52 साल ये जिए
इन स्ट्रैटफोर्ड में। देखिए टीजीटी 2003 में आया प्रश्न है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो भैया कब हुई, 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हुई और 52 साल टोटल ये जिए। ही वॉज बरीड इन द चांसेल ऑफ, इनको क्या किया गया, इनको दफना दिया गया। और कहां दफनाया गया, होली ट्रिनिटी चर्च पे, होली ट्रिनिटी चर्च पे इनको क्या किया गया, दफना दिया गया 2 days आफ्टर हिज डेथ, मतलब मृत्यु के 2 दिन के बाद इनको होली ट्रिनिटी चर्च पे दफना दिया गया था। और जो है आगे बताया जा रहा है द एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स, तो जैसे आज के समय में भी होता है, लेकिन पहले के समय में जब कोई मरता था, जब कोई खत्म होता था, तो वहां पे क्या कराया जाता था, एक समझ लीजिए कुछ बना दिया जाता था मकबरा टाइप का और उस मकबरे पे जो एपिटाफ बनाया गया इनके, उस जगह पे जहां इनको दफनाया गया था, तो वहां पे 4 लाइनें लिखी गई हैं। वो 4 लाइनें क्या है, आज भी वो लाइनें लिखी हुई हैं। वो लाइनें क्या थी, वो लाइनें थी, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड मी बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। गुड फ्रेंड, अच्छे मित्र, फॉर जीसस सेक फॉर वियर, कहने का मतलब है जो जीसस को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग, टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, मेरे यहां तक जो मेरा मकबरा है उसको मत खोदे पीटे, उसको मत बर्बाद करें। ब्लेस्ड, उनको आशीर्वाद दिया जाए, बाई दी बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, और उनको आशीर्वाद दिया जाए जो हमारे स्टोन को, जो हमारे मकबरे को, जो मेरे कब्र को ऐसे ही छोड़ करके चला जाए, मतलब उसको डिस्टर्ब ना करे, उसे खूब वो मजे फूले, खूब बढ़े, ऐसा आशीर्वाद देते हैं विलियम शेक्सपियर उन ग्रेव लाइंस पे। और कर्स्ड किए जाए, वो अभिशापित हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, जो मेरे कब्र को खराब करना चाहे, जो मेरे कब्र पे जो है छेड़खानी करे, वो बर्बाद हो जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर के उसी पे टॉप पे, जहां पे वो 4 लाइनें लिखी हुई हैं। अब आगे बात कर लेते हैं सॉब्रिक्यूट, मतलब जो है सॉब्रिकेट, इनका उपनाम क्या है भैया, तो शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन, इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। बार्ड का मतलब क्या होता है, बार्ड का मतलब होता है दोस्तों कवि, क्या होता है, बार्ड का मतलब होता है कवि, और बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, सब्रिकेट कहा जाता है इनको। और विलियम शेक्सपियर से संबंधित ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में आया हुआ, ये पूछा गया प्रश्न है। आगे बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशंस की, भैया इनका व्यवसाय क्या था, तो द इंग्लिश एलिजाबेथन एक पोएट थे, एक्टर थे और रेनेसा प्लेराइट थे। ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2009 में पूछा गया है कि इनके व्यवसाय क्या था, तो भैया इनका व्यवसाय क्या था, ये प्लेराइट थे, ये एलिजाबेथन पोएट थे, ये एक्टर थे, ये बहुत बहुत कुछ थे। और विलियम शेक्सपियर के बिना तो अंग्रेजी साहित्य अधूरी सी लगती है, बिल्कुल अधूरी सी लगती है, बहुत कुछ इन्होंने लिखा। अब देख लेते हैं आगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ऑथर, कुछ और संबंधित हम बात कर लेते हैं, किससे रिलेटेड, भैया विलियम शेक्सपियर से संबंधित कुछ और बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग पानी पी लेते हैं। तो चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा है बिटवीन 1585 एंड 1592 ही बिगैन ए सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर राइटर एंड इन 1594 ही ज्वाइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। In 1603 the group was renamed the Kingsmen after King James I। मतलब 1585 से जो 1592 का जो वर्ष पीरियड रहा है, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ये जो ड्यूरेशन रहा है 1585 से और 1592 का जो ड्यूरेशन रहा है, ये ड्यूरेशन क्या रहा है, ये ड्यूरेशन को लॉस्ट ईयर बोला जाता है। मतलब इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, ये लंदन चले गए तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इन 7 वर्षों को लॉस्ट ईयर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो 7 वर्ष का दौरान ये जो ड्यूरेशन था 1585 से 1592 का, इसमें इन्होंने एक सक्सेसफुल कैरियर शुरू किया
कहां शुरू किया? लंदन में शुरू किया और एक एक्टर के रूप में किया, राइटर के रूप में किया। और 1594 तक आते आते इन्होंने एक एक्टिंग टीम थी, एक्टिंग ट्रूप था, जिसको इन्होंने क्या किया? ज्वाइन कर लिया। और वो एक्टिंग ट्रूप का नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन जो है वो था, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन में इन्होंने क्या किया? उसको ज्वाइन कर लिया। कब किया? 1594 ईस्वी में किया। और ये जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन था, बाद में ये रीनेम्ड हुआ, बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ, क्योंकि तब गद्दी पे कौन आ चुका था? किंग जेम्स फर्स्ट आ चुका था, एलिजाबेथ जा चुकी थी, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया किंग्समैन। क्या रखा गया? किंग्समैन। तो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन को किंग्समैन के नाम से परिवर्तित कर दिया गया सन 1603 में। क्यों किया गया? क्योंकि एलिजाबेथन एज खत्म हो चुका था और किंग जेम्स फर्स्ट जो है यहां पर आ चुके थे। आगे बात करते हैं। इन 1597 ही परचेज्ड न्यू प्लेस इन स्ट्रैटफोर्ड। इन्होंने एक नया प्लेस खरीदा, न्यू प्लेस स्ट्रैटफोर्ड में। इन 1599 ए पार्टनरशिप 1/10 शेयर, एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी भी शुरू की, जिसमें से 10 में से एक हिस्सा विलियम शेक्सपियर भी लगाते हैं ऑफ कंपनी मेंबर्स। उस कंपनी मेंबर के अगर 10 लोग थे तो उसमें एक हिस्सा विलियम शेक्सपियर ने भी पूंजी लगाई थी। बिल्ड देयर ओन थिएटर, और खुद का थिएटर बना लिए। उस दौरान क्या होता था? आज की तरह सिनेमा हॉल नहीं होते थे, खुले में वो चीजें जो है प्रदर्शित की जाती थी। आज की तरह रिकॉर्डेड चीजें नहीं होती थी, तो सामने, दर्शकों के सामने ही एक्टिंग होती थी। और उस दौरान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि प्ले कौन लिखे, हमें मौका नहीं मिल रहा है, तो विलियम शेक्सपियर ने खुद से टीम बना ली और टीम बना करके खुद से ही लिखते थे और खुद ही परफॉर्म करते थे। भैया मेरा विलियम शेक्सपियर हीरो भी था। हाँ बिल्कुल। ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स विच दे कॉल द ग्लोब, मतलब ग्लोब थिएटर इनका खुद का हो गया। और उसी के अंतर्गत क्या करते थे? ये खुद लिखते थे, खुद परफॉर्म करते थे, और बहुत सक्सेसफुल कैरियर इनका ये हो गया 1597 में। ही बिकेम पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब, और वो ओनर हो गए धीरे धीरे इस एक पार्ट का, एक पार्ट ये ओनर हो गए। मतलब संपूर्ण तो इनका नहीं था, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप में थे, एक साझेदारी में थे, तो ये भी ओनर थे द ग्लोब के एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर के। इन थिएटर्स में विलियम शेक्सपियर साहब ने काम किया। एंड इन 1623 जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। जॉन हेमिंग्स and Henry Condell, two friends and fellow actors of Shakespeare, published the first folio that included 36 plays, Pericles, Prince of Tyre। आगे बता रहा हूं, मतलब 1623 में 1623 मतलब 1623 में इनके दो दोस्त थे जो कि साथ में एक्टिंग जब ये करते थे तो वो लोग भी रहते थे, और साथ साथ वो दोनों मित्र भी इनके थे, फेलो एक्टर्स भी थे विलियम शेक्सपियर के। इन दोनों लोगों ने सन 1623 में, मतलब विलियम शेक्सपियर की डेथ वहां तक हो चुकी है, 1616 में ही विलियम शेक्सपियर खत्म हो चुके थे, और 1623 में इनके दो दोस्त जो कि एक्टिंग साथ में करा करते थे, जिनके नाम थे जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, इन दोनों लोगों ने इनके प्लेज को क्या किया? जो फर्स्ट फोलियो इनका आया है 1623 में, उसको पब्लिश करवाया। तो ये प्रश्न आता है कि जो फर्स्ट फोलियो है विलियम शेक्सपियर के प्लेज का, वो कब पब्लिश हुआ? 1623 में हुआ। किसने करवाया? तो भैया जॉन हेमिंग्स ने करवाया, और किसने? हेनरी कॉन्डेल ने करवाया। और कौन थे ये? भैया विलियम शेक्सपियर के दोस्त थे, और एक्टिंग जो है फेलो एक्टर थे, मतलब साथ में एक्टिंग किया करते थे। लेकिन जो ये फर्स्ट फोलियो आया उसमें सिर्फ 36 प्लेस थे। कितने? 36 प्लेस थे, और 2 प्लेस उसमें, पेरिक्लीस और प्रिंस ऑफ टायर, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। मतलब पेरिक्लीस को जो है इसमें नहीं शामिल किया गया, और प्रिंस ऑफ टायर और पेरिक्लीस को उसमें नहीं सम्मिलित किया गया इन द फर्स्ट फोलियो। अराउंड 1590s ही रोट 154 सॉनेट्स, 154 सॉनेट लिखा। देखिए टीजीटी 4 और टीजीटी 2009 में ये पूछा गया है, विच वर पब्लिश्ड
कलेक्टिवली ऑन 20th May 69 बाय थॉमस थॉर्प। मतलब इन्होंने टोटल सॉनेट्स जो लिखे हैं 154 सॉनेट लिखे, जो पब्लिश कब हुआ है, तो वो पब्लिश हुआ है 20 मई 1609 में। किसने कराया था, तो थॉमस थॉर्प ने करवाया था। 154 सॉनेट जो इन्होंने लिखा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो इन्होंने कितने 154 सॉनेट लिखे हैं, इसमें से 126 सॉनेट को इन्होंने अपने मित्र WH को डेडिकेट किया है। कितने 126 अपने मित्र को कर देते हैं। ये थोड़ा सा यहां पे मैं लिख देता हूं, 126 WH को करते हैं। इसके अलावा 26 ये किसको करते हैं, 26 ये अपनी बेलवेड को कर देते हैं। किसको, बेलवेड को कर देते हैं। और 2 करते हैं गॉड को। भाई साहब मेरे समझ में ये नहीं आता है, इतना कुछ लिखा तो क्या 1-2 कविता अपनी पत्नी के लिए नहीं लिख सकते थे? नहीं लिखा, पत्नी के लिए नहीं लिखा, मित्र के लिए 126 लिखने का समय है। 26 अपनी प्रेमिका को लिख देते हैं और 2 इसरो के लिए लिख देते हैं। अरे 1-2 लिख दिए होते भैया, पैदा किया था आपके बच्चों को, एन हैथवे के लिए भी 2 कविताएं लिख देते, कौनो प्ले लिख देते। लेकिन ऐसा विलियम शेक्सपियर नहीं करता है। उसने टोटल 126 लिखा, 126 में WH के लिए 126 लिख दिया अपनी वेलवेट के लिए और 2 लिखा गॉड के लिए। और ये सॉनेट पब्लिश कब हुए हैं, 20 मई 1609 में। किसने कराया, थॉमस थॉर्प ने कराया है। आगे बात करते हैं, लव्स लेबर्स लास्ट, A Midsummer Night's Dream, The Merry Wives of Windsor, ये सभी क्या हैं, ये सभी इनके प्लेज हैं। एंड द टेम्पेस्ट आर शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट्स, मतलब ये सब ओरिजिनल प्लॉट्स वाले प्ले हैं। लव्स लेबर्स लास्ट, A Midsummer Night's Dream, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, टेम्पेस्ट, ये 4 के चारों जो प्ले इनके हैं वो क्या थे, ओरिजिनल प्लॉट्स रखते थे। कहीं से इन्होंने उधारी वाला काम कोनो नहीं किया है। आगे बात कर लेते हैं, हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। ये प्रश्न आता है कि इनके ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन से हैं। तो भैया पहला इनका ग्रेट ट्रेजेडी है हैमलेट, दूसरा ओथेलो, तीसरा किंग लियर और चौथा क्या है, मैकबेथ। ये प्रश्न TGT 2009 में आया हुआ है कि इनके ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं 4, तो वो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। चलिए इसको मैं रटा दूं आपको। अगर आप इसको रटना चाहते हैं तो मैं आपको रटाता हूं। इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है पता है, ट्रिक है आमलेट लो करिश्मा। आमलेट लो करिश्मा, ठीक है, आमलेट लो करिश्मा। अब क्यों भैया आमलेट लो करिश्मा से हम कैसे जान पाएंगे, आमलेट लो करिश्मा से हम कैसे जान पाएंगे कि ये हमारा जो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो देखो भैया यहाँ पे हैमलेट, तो देखो लेट आया और लो, ओथेलो और फिर क्या आया है, केफार करिश्मा और मां शब्द कहां से आया है भैया, मां MA। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि हैमलेट, आमलेट लो करिश्मा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज कौन कौन से, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट। ये इनकी 4 ग्रेट कॉमेडीज हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि 12वीं रात व्यापारी ने एडवोकेट से कहा। देखो 12वीं रात कैसे इसको याद कर सकते हो, ट्वेल्थ नाइट, 12वीं रात किसने, व्यापारी ने। व्यापारी की अंग्रेजी यहां पे देखो दिया गया है मर्चेंट। तो 12वीं रात व्यापारी ने कहा, किससे कहा, एडवोकेट से कहा। देखो एडवोकेट ऐसे तो लिख देते हैं ना लोग एडवोकेट, तो हम ऐसे समझ लो एडो। तो यहां पे 12वीं रात व्यापारी ने एडवोकेट से कहा, क्या कहा भैया एज यू लाइक इट, जैसा आप पसंद करो, ठीक है। याद हो जाएगा ग्रेट कॉमेडीज, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं, रोमन प्लेज इनके कौन कौन से हैं, कोरनलस, जूलियस सीजर और एंटी एंड क्लेओपेट्रा। ये इनके रोमन प्लेज हैं। अगर हम ड्रामेटिक रोमांसेस की बात करें तो ड्रामेटिक रोमांसेस में जो है वो क्या है, हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रेजिक कॉमेडीज, पेरिक्लीज, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। ये इनके ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। आगे बात करते हैं, इन 1896 फ्रेडरिक एस बोस coined the term
प्रॉब्लम प्लेज, बहुत तगड़ा प्रश्न है, प्रॉब्लम प्लेज टू रिफर टू हिज 3 प्लेज। इनके जो प्रॉब्लम प्लेज हैं, विलियम शेक्सपियर ने 3 ऐसे प्ले लिखे जिसको प्रॉब्लम प्लेज बोलते हैं, और ये प्रश्न आ जाता है कि वो कौन कौन से हैं। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये प्रॉब्लम प्ले है। मेजर फॉर मेजर, ये इनका है, और ट्रोलस एंड क्रेसेडिया, ये भी इनका प्रॉब्लम प्ले के अंतर्गत आता है। और ये टर्म जो है क्वाइन किसने किया था, ये टर्म 1896 में फ्रेडरिक एस बोस साहब ने क्वाइन किया था। तो समझ में आया इनकी बायोग्राफी। चलिए अब शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर से संबंधित कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इसी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए इस एमसीक्यू प्रारूप को भी खत्म करते हैं और सीख लेते हैं, क्या अपने आप को जज करते हैं, अपने आप को पता करते हैं कि हमारी तैयारी विलियम शेक्सपियर टॉपिक से रिलेटेड कितनी है। तो चलिए बताइए, विलियम शेक्सपियर, जिनको पता होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन, विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, कब हुआ, 1575, 1564 या 1512 या 1616। तो देखिए भैया, जो इनका जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 1564 में हुआ है, और 1616 तो ये इनके डेथ का है, ये तो डेथ ईयर है। और पूछा क्या गया है, बॉर्न ईयर, तो बॉर्न ईयर इसमें कौन सा होगा भैया, आपका ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न 1564। और अगर कोई पूछ ले डेट क्या थी, तो ध्यान रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न 23 अप्रैल 1564। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ये यहां पे अपान होना चाहिए, सॉरी, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, बट व्हाट काउंटी इज द टाउन इन, वो कौन सा जो है टाउन था, ससेक्स था, नॉरफॉल्क था, डरहम था, या वॉरविकशायर था। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाला होगा, मतलब वॉरविकशायर। बिल्कुल, विलियम शेक्सपियर जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए थे, यहाँ पे अपान होगा, बार बार मैं बता रहा हूं, ऑन नहीं होगा, बट व्हाट काउंटी इज द टाउन इन, तो वो वारविक टाउन था, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द रीजन, What was the reason of Shakespeare's leaving Stratford? स्ट्रैटफोर्ड छोड़ करके लंदन क्यों चले गए थे 1585 में, 1585 में छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए भाई साहब? He was caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy's Park। क्या इनको पकड़ लिया गया था एक हिरन चोरी के लिए, और कहां से चुराए थे, जमींदार था एक जिसका नाम था लूसी, और लूसी के पार्क से एक हिरन का बच्चा चुरा लाए थे। तो क्या इस कारण ये डर के मारे भाग गए थे, या ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद फैमिली लाइफ, अपने ये फैमिली लाइफ से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। हिज फ्रेंड इनवाइटेड हिम टू लंदन, या इनके मित्रों ने लंदन में बुलाया था। भैया इनका कोई मित्र लंदन में तब नहीं था, कोई परिचित ही नहीं था, तो बुलाता कौन, ही गॉट अ टीचिंग जॉब इन लंदन, क्या ये पढ़ाने का काम करने लगे थे लंदन में? तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। यहाँ पे ना तो ये टीचिंग जॉब करने लगे थे, ना तो इनको किसी ने बुलाया था, ना तो परिवार से झगड़ा हुआ था, ये एक हिरन का बच्चा चुरा लाए थे, और इसी डर के कारण क्या हुआ था, ये लंदन चले गए थे स्ट्रैटफोर्ड छोड़ करके, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको अच्छी खासी ठुकाई, अच्छी खासी पिटाई लूसी के द्वारा मिले। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। अब देखिए ये प्रश्न भी बिल्कुल तीसरे वाले से रिलेटेड है, कि इनको गिल्टी या अपराधी खुद को मानने लगे थे कि यार हमने उस बगीचे से उस हिरन के बच्चे को चुरा लिया है। तो वो जो है गार्डन किसका था, अभी मैंने बताया थॉमस लूसी का था। ऑप्शन सी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही हो जाएगा, थॉमस लूसी का पार्क था जहां से इन्होंने उसको चुराया था। आगे बात करते हैं, between what time periods did William Shakespeare begin a successful career in London as an actor? तो भैया जो इनका लास्ट ईयर है, जो इनको लास्ट ईयर जो हमारा ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, वही इनका सक्सेसफुल कैरियर रहा है। ये लंदन गए और वहां पे एक्टिंग ट्रूप से संपर्क किए, प्लेस लिखना शुरू किए, सोनेट्स लिखना शुरू किया, नैरेटिव पोएम्स लिखा, बहुत कुछ किया, और वो जो ईयर था वो था 85 से 1592 तक। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है 7 वर्षों का, इसे लास्ट ईयर के नाम से भी जानते हैं, और यहीं पे सफल कैरियर की शुरुआत मेरा विलियम शेक्सपियर साहब करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीचिंग लंदन इन 1587
शेक्सपियर ज्वाइंड, मतलब 1587 में विलियम शेक्सपियर जब लंदन पहुंचते हैं तो किस चीज को ज्वाइन करते हैं? बर्बेक्स, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, या जॉब इन स्कूल, या ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, या नन ऑफ दीज। तो भैया यूनिवर्सिटी विट को भी नहीं किया, जॉब भी नहीं किया, ये भी विकल्प आपका गलत होगा। इन्होंने 1587 में जब ये लंदन पहुंचते हैं तो बर्बेक्स कंपनी जो कि एक्टर्स की कंपनी थी उसी को ये ज्वाइन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम। पहला प्ले वो कौन सा था जहां विलियम शेक्सपियर का नाम एज ए ऑथर नाम पड़ गया? लव्स लेबर्स लास्ट, टाइटस एंड्रोनिकस, या द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या कॉर्नलियस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह पहला वाला विकल्प होगा, लव्स लेबर्स लास्ट ही वो प्ले था जहां से विलियम शेक्सपियर एज ए ऑथर फेमस होना शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्ले? विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस को कब लिखा है? 15th और 16th सेंचुरी में, या 14th या 15th सेंचुरी में, या 16th एंड 17th सेंचुरी में, या 17th एंड 18th सेंचुरी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी वाला, 16 एंड 17th सेंचुरी, 16वीं और शताब्दी और 17वीं शताब्दी जो रही है उसमें ही विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद? लंदन में वो कौन सा थिएटर था जहां विलियम शेक्सपियर ने खुद को स्थापित कर लिया था? द वर्ल्ड में, द ब्रिटेन में, द सर्कल में, या द ग्लोब में? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा द ग्लोब में। बिल्कुल, किस थिएटर में इन्होंने सम्मिलित हुए थे? द ग्लोब थिएटर। और यही बाद में जो है जो क्या हुआ था, जल भी गया था। आगे बातचीत करेंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर? वो कौन सा थिएटर कंपनी थी जिसका खुद विलियम शेक्सपियर साहब मालिक हो गए थे? वेर इज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, और जहां पे इनका जो मास्टर पीस प्लेज होते थे वो परफॉर्म किए गए थे। तो वुडन ओ था, वो ग्लोब था, रोज था, या कर्टन था? तो भैया इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है ग्लोब। ऑप्शन बी वाला आपका विकल्प सही होगा, बी वाला सही होगा। ग्लोब ही वो थिएटर था जिसका खुद विलियम शेक्सपियर मालिक बन गए थे, एक हिस्सा इनका भी था, और जहां पे इनके मास्टरपीस जो प्लेज होते थे वहां परफॉर्म किए जाते थे। आगे बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन? मतलब एक हिस्सा जिसमें विलियम शेक्सपियर का था और किंग्समैन बाद में नाम पड़ गया था, उसका पहले नाम क्या था? तो भैया उसका पहले नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया है कि उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। और 1603 में जब किंग जेम्स फर्स्ट गद्दी पे हुआ तो उस थिएटर का नाम लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन की जगह पे द किंग्स मैन कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर्स इन 1613? 1613 में जो ग्लोब थिएटर था उसके साथ क्या हुआ था भैया? इट लीक्ड, इट फेल डाउन, इट वॉज ओपेंड, या इट बर्न्ड डाउन? तो क्या हुआ था? ये जल गया था। बिल्कुल ऑप्शन डी वाला विकल्प सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीनस एंड एडोनिस, वेनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय वेनस एंड एडोनिस। ये एक पोएम है, एक नैरेटिव पोएम है, एक लॉन्ग पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो किसने लिखा है यही पूछा गया है, और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये एक नैरेटिव पोएम है। दो नैरेटिव पोएम लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, वीनस एंड एडोनिस जो कि 1593 में आता है, और इनकी एक और नैरेटिव पोएम थी रेप ऑफ लुक्रेसी जो कि 1594 में हम पढ़ने को पाते हैं। आगे, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? ये जो लाइनें चार नीचे दी गई हैं वो लाइनें कहां से ली गई हैं? गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज्ड ईयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्ड दीज स्टोन, एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन। जो क्या करे मेरे कब्र के साथ खेले उसको लोग भगवान भी क्या करे माफ ना करे, और जो मेरे कब्र को छोड़ के चला जाए मुझे परेशान ना करे उसे खूब आनंदित हो, वो खूब खुश रहे। तो ये लाइनें कहाँ मिलती हैं? ये लाइनें साहब मिलती हैं शेक्सपियर के टॉम पे, शेक्सपियर के कब्र पे ये लाइनें लिखी हुई हैं। आज भी आप जो है इसको देख सकते हैं, शेक्सपियर के कब्र पे ये चार लाइनें लिखी हुई हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे विकल्प सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को किसने लिखा है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा? एसी ब्रैडली ने, एडवर्ड ब्रैडली ने, एफ.एच. ब्रैडली ने या डॉक्टर हेनरी ब्रैडली ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एसी ब्रैडली ने। बिल्कुल, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो एक पुस्तक है उसको किसने लिखा है? एसी ब्रैडली ने लिखा है। और ये जो है इसके लेखक माने जाते हैं। और ये प्रश्न भी पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, साइलाक इज ए कैरेक्टर, साइलाक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में साइलाक नाम का कैरेक्टर आया है। आपको बताना है कि वो किस प्ले में आया है, ट्वेल्थ नाइट में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एज यू लाइक इट में या कॉमेडी ऑफ इरर्स में। तो भैया जो साइलाक है, साइलाक नाम का जो कैरेक्टर है वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। ठीक है, किसमें आता है? और ये एक यहूदी होता है, जीव होता है। आपको जरूर कहानी याद होगी, पोर्सिया होती है, एंटोनियो होता है, बेसेनियो होता है। बेसेनियो और एंटोनियो दोस्त हैं। बेसेनियो पोर्सिया से शादी करना चाहता होता है, तो बेसेनियो अपने दोस्त एंटोनियो से पैसा मांगता है और एंटोनियो के पास उस वक्त पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करता है? साइलाक से ही उस समय पैसा मांगता है। वही साइलाक है यहाँ पे कैरेक्टर। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में आया है, जो कि एक जीव है, जो कि एक यहूदी था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी बार, बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच एमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स? वीमेन कैरेक्टर्स मतलब चौथी चुड़ैल कौन है? विलियम शेक्सपियर के जो वीमेन कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो चौथी चुड़ैल कौन है? डेस्डिमोना है, गर्ट्रूड है, लेडी मैकबेथ है या कॉर्डेलिया है? तो भैया लेडी मैकबेथ जो है, लेडी मैकबेथ को चौथी चुड़ैल माना जाता है, फोर्थ विच माना जाता है शेक्सपियर के वीमेन कैरेक्टर्स में। और ये लेडी मैकबेथ कहां आई है? मैकबेथ प्ले में। लेडी मैकबेथ कौन थी? मैकबेथ की वाइफ थी, जो कि सेल्फ मतलब एक एम्बिशन जो थी, एक महत्वाकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा के चक्कर में अपने राजा डंकन की हत्या कर देती है लेडी मैकबेथ। और बाद में आपने वहां पे बहुत मशहूर लाइन पढ़ी होगी कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अगर पूरे अरब देश का इत्र भी मेरे हाथों पे लाके डाल दिया जाए तो भी उस कंडीशन पर भी क्या होगा? उस कंडीशन पे भी मेरे हाथों की बदबू नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने अपने ही राजा की हत्या की है। तो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फोर्थ विच? देखिए ये तो सेम क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं, ये 17वां और 18वां क्वेश्चन, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इज शेक्सपियरियन प्ले इज? मैकबेथ की पत्नी का क्या नाम था? तो भैया अभी तो मैंने बताया आपको कि लेडी मैकबेथ के नाम से वहां बुलाया गया है मैकबेथ की वाइफ को। और इन चारों में से जो है 3 जो ऑप्शन दिए गए ये नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ द एबव, यही वाला आपका विकल्प सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज के इस क्लास में वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटेन 6 लाइन स्टैंजा, जो इनकी पहली नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस है, जो कि 1593 में आई। इसको विलियम शेक्सपियर ने कितने लाइन के उसमें लिखा था, कितने लाइन की स्टैंजा में लिखा है? तो 6 लाइन की स्टैंजा में विलियम शेक्सपियर ने अपने पहली लॉन्ग नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस को लिखा है। लेकिन जो इनकी दूसरी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, जो कि 1594 में आता है, रेप ऑफ लुक्रेसी, ये कितने लाइन में लिखा गया है? तो भैया ये लिखा गया है 7 लाइन के स्टैंजा में, 7 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है। याद रखिएगा, वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है, जबकि रेप ऑफ लुक्रेसी ये 7 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है। समझ में आया? तो ये था आज विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और उससे रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।